जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। तो भाई वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। आज की आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास? ओके ठीक, एक बार सवाल को हिंदी में देख लीजिए। स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्श स्तर। ठीक है जी, यहां पर उसकी एक्टिविटीज दी गई हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से। आपको पता है मेमोरी लेवल पे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग पे क्या होता है, रिफ्लेक्टिव पे क्या होता है। ये ऑटोनोमस क्या है भाई? ऑटोनोमस का मतलब समझिए, स्वायत्त स्तर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये समझिए स्वायत्त कौन है? स्वायत्त है लर्नर, जो अधिगम करता है। तो यहां पर ऑटोनॉमी किसको है? बच्चे को है, राइट। यहां पर टीचर का रोल कम है, स्टूडेंट का रोल ज्यादा है। ऑटोनोमस लेवल जो है वो मेटाकॉग्निशन की बात कर रहा है, मेटाकॉग्निशन की बात कर रहा है बेटा, समझ रहे हो? अधिसंज्ञान की बात कर रहा है। अब आप इसको स्वायत्त स्तर को, हमने जितनी भी फिलॉसफी पढ़ी है उसमें अगर जोड़ना हो किसी चीज से, तो मैं उसको रूसो के निषेधात्मक शिक्षा या नेगेटिव एजुकेशन से रिलेट करूंगा इस लेवल को। समझिएगा ध्यान से। जिम्मेदारी किस पर आ गई? जो अधिगम करता है। ठीक है जी, बस यही काम है। ये पढ़ तो तुम भी लोगे। अब आ जाइए सवाल पे वापस। ऑटोनोमस डेवलपमेंटल, देखिए, फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी विद लिटिल और नो स्कोप फॉर टीचर इंटरवेंशन, ए काइंड ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, लिख भी दिया उसने। कितने मिलते हैं विचार मेरे और इनके। तो इसको मैं यहां पे लिख दूं 2। ठीक, सबसे पहले देख लीजिए 2, तो बेटा उत्तर इसी से ही निकल आया आपका, है कि नहीं? मेमोरी लेवल में क्या हो जाएगा? मेमोरी लेवल पर क्लियर और सिंथेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, देखिए सिर्फ फैक्ट्स और डिस्क्रिप्शन, 4, बी में 4। अंडरस्टैंडिंग लेवल देखिए, एम्फेसिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स, जब आप उदाहरण देना स्टार्ट कर दें या बच्चा सीख जाए। रिफ्लेक्टिव आपका प्रॉब्लम रेजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा आंसर हो गया। एक सवाल में जब तक इतनी चीजें नहीं करोगे रिवाइज, ठीक है, तब तक बात मुश्किल है। ऑटोनॉमी का मतलब समझ में आ गया। ऑटोनोमस लर्नर क्या होता है? ऑटोनोमस लर्नर अपने खुद के गोल सेट करेगा। ऑटोनोमस लर्नर जो होगा अपनी खुद की प्रोग्रेस पर चेक रखेगा। ठीक है, ऑटोनोमस लर्नर क्लासरूम के बाहर की अपॉर्चुनिटीज, प्रैक्टिस की क्या क्या हो सकती है, उनके बारे में सोचेगा। चलेगा, ठीक है जी। ये भी आपको मैच करने हैं। देखो यूनिट चेंज हो गई एकदम। टीचर एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बिहेवियरिस्टिक, इंक्वायरी ओरिएंटेड, ये 3 मॉडल पढ़े हैं आपने, 3 अप्रोचेस पढ़ी हैं। हिंदी में देख लें। अध्यापक शिक्षा के प्रतिमान क्या क्या है? प्रवीणता आधारित, व्यवहार परक, प्रेक्षा उन्मुख। ठीक है जी, यहां पे 3 दिए हुए हैं, यहां पर दिए हुए हैं 4। अब देखिए, प्रश्न पूछकर प्रश्नों की जांच के द्वारा शैक्षणिक व्यवस्था का पता लगाते हैं। ज्ञान और कौशल का अवलोकन, अध्यापक प्रशिक्षण के लिए क्रिया प्रसूत मतलब कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का उपयोग या विषय पर पूर्ण अधिकार प्रदर्शित। अब देखिए, व्यवहार परक है। अब व्यवहार से संबंधित कौन सी थ्योरी पढ़े बता दो। ठीक है जी। बिहेवियरिस्टिक, बी को मैं 3 से जोड़ रहा हूं, सीधा सीधा, कोई ज्यादा काम ही नहीं कर रहा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, प्रतिभागी निपुण, निपुणता, प्रवीणता पर आ गई। ठीक है, ए में 4, 2 में 3, आंसर हो गया। आंसर यहीं से हो गया, ये आपका आंसर आ गया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कम टू पॉइंट नंबर 4, प्रोफिशिएंट थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिंग द मास्टरी, बिहेवियरिस्टिक, ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज फॉर टीचर ट्रेनिंग। इंक्वायरी ओरिएंटेड, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चंस, पोजिंग क्वेश्चंस। ठीक है, कंटेंट को सवाल जवाब से
डील करना, वही तो है इंक्वायरी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ये। क्लियर है इतनी चीज? हर एक क्लास में ध्यान रखना, जो जो चीज मैं ये बोलता हूं बेटे कि ये भी कर लेना, ये इसके साथ ये देख लेना, इसके साथ ये रिलेट कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखें रिसर्च का सवाल है। ठीक है, ये फीचर्स हैं रिसर्च के। एक्सप्लेनेटरी, शोध, हिंदी में पढ़ लें एक बार। शोध के प्रकार क्या है, शोध की विशेषताएं क्या है? अन्वेषणात्मक, लघु समूह, व्याख्यात्मक, और ये ट्रायंगुलेशन को बोलते हैं हम। ठीक है, ट्रायंगुलेशन। अच्छा, एक और है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का क्या मतलब होता है कि हमारे पास पहले से, सबसे पहले तो समझ लीजिए, शोध प्रश्न होते हैं इसमें ओपन एंडेड, बिकॉज पहले का कुछ इसमें डेटा है ही नहीं हमारे पास एक्सप्लोरेटरी में। ठीक है जी, एक्सप्लोरेटरी का मतलब ये है कि क्वालिटेटिव डेटा ज्यादा आएगा हमारे पास। जो संख्यात्मक चीजें हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हम क्वांटिटेटिव में बनाएंगे, लेकिन वो एक्सप्लेनेटरी में बनेंगी। एक्सप्लेनेटरी, या अगर हम कहें कन्फर, ये क्या लिखा है मैंने, कंफर्म। कंफर्म करने का मतलब क्या, सुनिश्चित करना, मतलब पहले से दिमाग में है कुछ ना कुछ कि इधर जाएंगे इधर जाएंगे, कंफर्मेटरी वर्ड मिलेगा आपको। ठीक है जी, इन दोनों एक्सप्लेनेटरी और कंफर्मेटरी, पुष्टिपरक और व्याख्यात्मक, इसके लिए हम क्वांट पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सप्लोरेटरी शब्द देखो क्या है, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर से बना एक्सप्लोरेटरी। हमें पायलट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, पायलट स्टडी करनी पड़ेगी। पायलट स्टडी करने के बाद में हमको कुछ आंकड़े मिलेंगे, वो आंकड़े हमारी और आगे के जो शोध प्रश्न होंगे, जो रिसर्च की दिशा होगी और जो दशा होगी, वो उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? तो डेटा पहले कौन सा गैदर होगा, डेटा पहले इसमें क्वालिटेटिव गैदर होगा। ठीक है जी, एक्सप्लोरेटरी। ठीक है जी, राइट, यहां पर आ जाइए चौथे पर। क्वालिटेटिव डेटा इज गैदर्ड फर्स्ट एंड द सेम प्रीडोमिनेट्स लेटर। अन्वेषण परक में सर्वप्रथम परिमाणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं, जो बाद में भी अपनी प्रधानता रखते हैं। प्रधानता रखते, देखो प्रधानता इधर आ गया। ठीक है जी, अब ए में 4 देख लो भाई, ए में 4 से ही काम हो गया बेटा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेटरी, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, चलिए इसका भी डिफरेंस समझाते हैं आपको, क्रॉस सेक्शनल का और लॉन्गिट्यूडनल का। इस पे सवाल आता है बेटा, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। मैं अगर आपसे ये पूछूं, 2 फैक्टर, टाइम फैक्टर और सैंपल फैक्टर के बेसिस पर। ठीक है जी, टाइम कौन सी वाली में, और मैं आपसे पूछ रहा हूं मोर, कौन सी वाली में टाइम ज्यादा, कौन सी वाली में सैंपल ज्यादा, आंसर करें। क्रॉस सेक्शन क्या होती है, देखिए क्रॉस सेक्शन का मतलब है, मैं इसको यहां से काटूं तो ये जो चीज दिखाई देगी ये इसका सेक्शन होगा बेटा। ऐसी बहुत सी चीजों को कंपेयर करूं तो इनको बराबर से, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, बराबर से काट करके और एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमें ये बेसिकली साइकोलॉजी में ज्यादा यूज होती है। ठीक है, साइकोलॉजी में ज्यादा यूज होती है। हमें जीन पियाजे की, या हमें जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चों के संवेगात्मक विकास और माता की अभिवृत्ति,
उसका रिलेशन देखना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि कम समय में 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे ऐसे, और उनका रिलेशन निकाल के देख सकता हूं। ये चीज हुई बेटे क्रॉस सेक्शनल। सैंपल ज्यादा है, अब इस चीज में समय कम लगेगा। दूसरा, मेरे पास में बहुत लिमिटेड, कम सैंपल है मेरे पास, ठीक है जी, लेकिन मैं बहुत थॉरोली, बहुत डिटेल में उसको मैं स्टडी कर रहा हूं, बहुत डिटेल में स्टडी कर रहा हूं, ठीक है जी। वो लॉन्गिट्यूडनल है, मैं यहां से लेकर के पूरा यहां तक आ रहा हूं, अंडरस्टूड। वो है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ठीक है बेटे। आपने बहुत सी थ्योरी पढ़ी है, जीन प्याजे की थ्योरी का हमने वो भी किया है, क्या बोलते हैं, क्रिटिक भी किया है हमने, पढ़ा भी है, ठीक है। आप मुझे बताइए, जीन प्याजे की जो रिसर्च तो उसने करी ना, वो रिसर्च स्टडी, जीन प्याजे की रिसर्च स्टडी, जिसके आधार पर उसने अवस्था के आधार पर 4 अवस्थाओं का जिक्र किया, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बच्चों के गलत आंसर्स से उसने कॉन्सेप्ट निकाले, वो किस तरीके की स्टडी थी, क्रॉस सेक्शनल थी या लॉन्गिट्यूडनल थी? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी बेटे, लॉन्गिट्यूडनल। जितनी थ्योरी आपने पढ़ी है उनमें से अब मुझे क्रॉस सेक्शनल का एग्जाम्पल बताओ। क्रॉस सेक्शनल का हमने नैतिक विकास की उसकी भी कमियां हमने पढ़ी हैं। मॉरल डेवलपमेंट जीन प्याजे का भी है, एक मैडम की थ्योरी है और एक और जनाब है। मैंने ये पूछा है कि, चलिए मैं सवाल को पलट के पूछ रहा हूं, अब कोलबर्ग की जो थ्योरी है, कोलबर्ग की जो 3 और 3 को 6 में बांट करके जो अवस्थाएं हैं, वो जो उसकी स्टडी थी, जो उसने, अब उसका क्या, उसमें क्या गड़बड़ी थी कि उसमें बॉयज की संख्या बहुत ज्यादा थी और मोस्टली बॉयज ही थे उसके सैंपल में। लॉरेंस कोलबर्ग, राइट, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बेटे। हाँ जी, सवाल है हमारा करिकुलम स्टडी का, करिकुलम चेंज। यहां पर हैं एग्जाम्पल्स, चारों तरीके के शब्द, सब्स्टिट्यूशन, ऑल्टरेशन, टर्बेशन, वैल्यू ओरिएंटेशन, ये कोई नए शब्द नहीं है। अगर आपने 2018 दिसंबर या उसके बाद में नेट क्वालिफाई किया है बेटा। अब देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। प्रतिस्थापन, बदलाव, अस्तव्यस्तीकरण, अबे तो गूगल की वो है भाई, मैं कल भी बता रहा था एक क्लास में, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्मिनोलॉजी आनी बहुत जरूरी है। एक सवाल देख रहा था मैं अभी रिसेंटली, एनटीए ने ही कंडक्ट किया एग्जाम, एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स को लिख रखा है विद्यार्थियों की सगाई, वो एंगेजमेंट, मतलब अर्थ का अनर्थ, ठीक है जी। अब आ जाइए इसके ऊपर, सब्स्टिट्यूशन कौन सी स्ट्रेटजी होती है बेटा? सब्स्टिट्यूशन कौन सी स्ट्रेटजी होती है? सब्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है? रिप्लेसमेंट, देखो शब्द मिल गया, रिप्लेसमेंट। डन, 3 से जोड़ दूं, सिर्फ सवाल करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगला देखिए, ऑल्टरेशन, बदलाव, क्या होगा? पर्सनल ग्रोथ, चेंज इन टाइम, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंटेंट इनटू एग्जिस्टिंग लर्निंग मटेरियल, ऑल्टरेशन। बी में 4, ठीक है जी। चेंज इन टाइम अलाउड फॉर टीचिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सी। एंड वैल्यू ओरिएंटेशन मतलब एम्फेसिस ऑन पर्सनल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स देन एकेडमिक ग्रोथ, राइट, ठीक है। ये सारे शब्द आपको पता है, ये सारी चीजें पता है। अलग अलग तरीके के चेंज क्या हैं? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलर changes? What are different type of curricular changes? Substitution, alteration,
इसमें टाइम फैक्टर होता, ध्यान रखिएगा। ठीक, इन चार के अलावा भी कुछ है। ऑल्टरेशन हो गया, वैल्यू ओरिएंटेड चेंज हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग ये मैं अलग से लिख दूं, रीस्ट्रक्चरिंग। फिर उसके बाद में है वैल्यू ओरिएंटेड। रीस्ट्रक्चरिंग का भावार्थ क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ द होल सिस्टम। हाँ, ध्यान रखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ होल सिस्टम। अब आप कहें जी ये तो पेपर में आ जाती, तो मैं कैसे करती भाई? 10 + 2 + 3 से 3 प्लस, ये क्या हो गया? इसको रीस्ट्रक्चरिंग कहेंगे। ये इसी को तो बोलेंगे रीस्ट्रक्चर हो गई पूरी एनईपी। सपोज करिए इवैल्यूएशन के अंदर टीम टीचिंग, प्रोजेक्ट मेथड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग और इवैल्यूएशन डाल दिया जाए कि बहुत जरूरी है, ये कहलाया जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट पर आ जाइए। देखिए जरा सवाल, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। अब आपने 2018 के बाद में अगर चीजें करी हैं तो मैंने आपको बहुत बार सिप पढ़ा है, सिप, सिप, कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन, इनपुट इवैल्यूएशन, प्रोसेस इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। हाँ जी, संदर्भ, आगत, प्रक्रिया और उत्पाद। संदर्भ से मतलब क्या समझते हैं आप? कॉन्टेक्स्ट, जो विद्यमान अवसर हैं या आवश्यकताएं हैं उनका निर्धारण व समस्याओं का निदान करना, ये है संदर्भ। ठीक है जी। इनपुट, क्षमताओं की पहचान करना और आकलन करना। ठीक। प्रक्रिया, प्रक्रिया बताइए, प्रोसेस, शब्द से ही पकड़ लो, प्रक्रियात्मक अधिकल में उसे क्रियान्वयन त्रुटि को पहचानना। और उत्पाद क्या हो गया? ये दूसरे में जुड़ जाएगा, दूसरे में जुड़ जाएगा। डन है इतनी चीज? ठीक है, यहां पर देख लो ध्यान से एक बार। इंटेलिजेंस थ्योरी, नाम डेनियल गोलमैन, गार्डनर, थर्स्टन, गिलफर्ड। मैच करो फटाफट। एस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट को ही SOI मॉडल कहते हैं बेटा, SOI। ये आ रहा सभी का? किसी एक से भी उत्तर हो जाएगा बेटा। इमोशनल, अच्छा हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस और मल्टी फैक्टर दोनों बेटा अलग अलग थ्योरी है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर में डाल दूं तो उससे भी आंसर हो जाएगा, है ना? ले लो, B, C में 2, हाँ A हुआ ना आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। लिस्ट 1 में है थिंकर्स के नाम और लिस्ट 2 में है बुक्स के नाम। ठीक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो और स्वामी विवेकानंद। एक बार वापस इंटेलिजेंस पर ही आते हैं बेटा। ठीक है, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं अभी बुद्धि के बारे में, जो मेटाकॉग्निशन है, हमारी मान्यताएं क्या हैं या आपकी मान्यताएं क्या हैं। ठीक है, बुद्धि को लेकर के, राइट? बुद्धि मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं कि कैसे इंटेलिजेंस क्या होती है, कैसे काम करती, क्या है इंटेलिजेंट होने का मतलब, क्या है वो इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट हूं, क्या इस चीज का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर असर पड़ता है, नहीं पड़ता है? ये बताइएगा आप मेरे को रात के। महात्मा गांधी जी, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और मैंने आपको सारी बुक्स अधिकतर और अभी फिलोसफर्स की हुई है, फिर हम उनकी करेंगे, क्या नाम है, अपना एक सेशन रख लेंगे, साइकोलॉजिस्ट की बुक, सोशियोलॉजिस्ट की बुक्स, जनरल बुक्स। ठीक है जी, क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट पर आ जाओ। डी है ना आंसर। जब पढ़ता है तो क्या बच्चे पर असर नहीं पड़ेगा?
और जब बच्चे पे असर पड़ेगा तो टीचर का बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट करिकुलम पिछले 4-5 साल से पीएचडी में बच्चों ने एक वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए भाई, रिसर्च भी नहीं, सांख्य में मैंने आपको पूरे 25 के 25 एलिमेंट, 25 के 25 तत्व, कौन सा किस पर कैसे क्या प्रक्रिया है, सब बताया। ठीक है, अब देखो, कॉज ओनली, इफेक्ट ओनली, बोथ कॉज एंड इफेक्ट, या नीदर कॉज नॉर इफेक्ट। न कारण है ना प्रभाव है, मतलब न प्रकृति न विकृति, प्रकृति और विकृति दोनों, कारण और प्रभाव दोनों। ठीक है, पंचमहाभूत और ये मनस देखो यहां लिखा हुआ, ये तन्मात्राएं देखो यहां पर लिखा हुआ है। केवल कारण केवल प्रभाव मतलब विकृति। मैच करिए बेटा, बहुत बार गलत करते हो इस सवाल को। कॉज ओनली, दीपाली, कॉज ओनली इज प्रकृति बेटा, इफेक्ट ओनली प्रभाव, ये सब। बोथ कॉज एंड इफेक्ट सटल एसेंसेस, ये सटल एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। नीदर कॉज नॉर इफेक्ट पुरुष। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, A4 B3 C2 D1। आइए बताओ जरा, ये ICF की तो पहले फुल फॉर्म बताओ। दिव्यांगता वर्गीकरण के ICF प्रतिमान या ICF मॉडल के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाएगा। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनैलिटी, ICF। ठीक है बेटे, फंक्शनैलिटी की बात कर रहा है वो। बताइए जरा क्या क्या चीज फंक्शनैलिटी के अंतर्गत आएगी। उसने कहा देखिए फंक्शन यहीं पे मिल गया, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ये आएगा बेटा। पार्टिसिपेशन ऑफ और इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, ये भी आएगा बेटा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पॉलिसीज फ्रेम्ड फॉर डिसेबल या फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि एनवायरमेंटल पर्यावरणीय कारक जो होंगे वो इसमें भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ABC, ABC। ठीक है, कोई दिक्कत कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, ये लो पहले हिंदी में पढ़ लो फिर वापस आते हैं। संगठन की प्रक्रिया में बदलाव हेतु आवश्यक कार्य। ठीक है, चेंज प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। देखिए, स्टेटमेंट विच इंडिकेट द नीडेड एक्शंस फॉर चेंज प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कर्ट लुईन के 3 सिद्धांत ध्यान है, फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, रीफ्रीजिंग। ठीक है, कर्ट लुईन का जो चेंज मैनेजमेंट मॉडल है, चेंज मैनेजमेंट मॉडल 3 स्टेप का, बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक, सबसे पहला स्टेप अनफ्रीज, चेंज, और फिर रीफ्रीज, अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज, तीनों ध्यान रखेंगे। उसी के आधार पर उत्तर करिए। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गो थ्रू एन अनफ्रीज, संगठन को अशीतलीकरण, ये है गूगल की अंग्रेजी टू हिंदी। एंजाइटी 1 फियर ऑफ चेंज शुड बी डिक्रीज्ड। एंजाइटी 1, एंजाइटी 2। एंजाइटी 1 को बोलते हैं फियर ऑफ चेंज। ठीक है, एंजाइटी 2 को बोलते हैं फियर ऑफ नॉट चेंज। तो फियर ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, और ना चेंज होने वाला जो फियर है वो बढ़ना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है ना। ABC। ठीक है जी, डी आंसर हो गया बेटा। प्रथम प्रकार की चिंता, द्वितीय प्रकार की चिंता, ध्यान रखेंगे। द्वितीय प्रकार ना परिवर्तन होना मतलब गैर बदलाव, और ये बदलाव। हिंदी में पढ़ा पहले। गुणवत्ता आश्वासन,
के लिए डेमिंग ने क्या क्या किया? क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस बताइए। ये भी जरूर याद रखें आप किसी भी एग्जाम के लिए, PDCA, और ये साइकिल है, PDCA। डन है? अब करो इस सवाल को। एडॉप्ट न्यू फिलॉसफी, सही है। सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, हिंदी पढ़ लो। निरीक्षण पर निर्भरता समाप्त करना, ये भी सही है। ठीक है जी। खराब कार्य निष्पादन के लिए बाध्य किया जाएगा या इसका उल्टा? ठीक है जी। सी छोड़ के ABDE, ड्राइव आउट फियर, ये हटा दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव रिसर्च से है। क्वालिटेटिव 60 नंबर, पोस्ट कोड में कम क्वेश्चन आते हैं क्वालिटेटिव पर, 38 में बहुत आते हैं, 09 UGC नेट में बहुत आते हैं, और अब पेपर 1 में आते हैं, और GDC में बहुत आते हैं। जितने बच्चे वेस्ट बंगाल के, हमारे वेस्ट बंगाल का जो सेट है उसमें कोई भी सेट हो किसी भी स्टेट से, उसमें आते हैं बेटा। ग्राउंडेड थ्योरी एज ए रिसर्च पता होनी चाहिए। ठीक है। आधारिक सिद्धांतों के सृजन हेतु क्रम पहचानिए। ठीक है। कोडिंग और मेमोइंग सबसे पहला काम होगा क्या? नहीं, दूसरा स्टेप होता है कोडिंग और मेमोइंग। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले हम ये डिसाइड करें सैंपल कहां से आएगा, सैंपल डिजाइन क्या होगी, डेटा कलेक्शन कैसे होगा। डिसाइडिंग अबाउट नीडेड सैंपल डिजाइन एंड डेटा कलेक्शन, इसको मैं पहला करता हूं, इसको दूसरा करता हूं, तो बी ए आंसर तो आ गया भाई। ग्राउंडेड थ्योरी रिवाइज करना आज, ठीक। कैटेगराइजेशन कंपैरिजन, ठीक। BADCE यही है बेटा आंसर। अगेन फिर से देखिए 38 नंबर और 09, ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी सिद्धांत। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी? सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ, या स्टाफ की मोटिवेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन, स्टाफ की रिक्रूटमेंट। कितने पूछे? 3-3 पूछे, बताइए। स्टाफ मोटिवेशन, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ठीक है जी। अब यहीं पर ही अगर सिग्नलिंग थ्योरी रिवाइज कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। सिग्नलिंग थ्योरी इसका एकदम अपोजिट चलती है। शॉर्ट में अगर हम कहें तो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है, पढ़ी लिखी जनता का हो या पढ़े लिखे नागरिक का हो, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का हो, एजुकेटेड पॉपुलेशन का हो, उसके बारे में बात करती है। ठीक है जी। HCT ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। सिग्नलिंग थ्योरी कहती है कि भाई मैसेज क्या जा रहा है, मैसेजिंग पे आजकल बहुत चर्चा हो रही है। ठीक है जी। बहुत लोग विमर्श कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाकी के सिग्नल क्या हैं, समझ रहे हो? अरे एक ही सिग्नल है भाई, प्रभु, समझ रहे हो बेटा? तो BCD। While preparing a budget, which of the following points are considered to be mandatory? बजट, और हम शैक्षिक संस्थागत इंस्टीट्यूशनल बजटिंग की बात कर रहे हैं। B.Ed कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, शिक्षा से संबंधित कोई स्कूल है, कोई भी चीज है। बजट में क्या क्या बिंदुओं को अनिवार्य माना जाएगा? बजट है क्या? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, राइट, राजस्व और व्यय। तीसरा चाहिए तो संस्थान के उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट सत्र भी देखिए शुरू हो गया इससे। ठीक है बेटा।
शिक्षा भी नहीं पूर्णिमा जी, डिग्रियां, सिग्नलिंग थ्योरी क्वालिफिकेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है। हम अगर कोई रिक्रूटमेंट भी करें जहां हमें 12वीं पास या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ने वाले बच्चे की जरूरत है काम करने के लिए, आप यकीन मानिए ऐसे ऐसे लोग, मतलब 2-2 3-3 एमए किए हुए लोग, फिर रिक्रूटर क्या सोचता। अब यही तो मैनेजमेंट का काम है, यही तो मैनेजमेंट का काम है, सही व्यक्ति को सही काम के लिए चुनना। इसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं। राइट, ठीक है जी, डन है बजटिंग। अब करना क्या है आपको, फाइनेंस में माइक्रो मैक्रो ये दोनों करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुत बढ़िया भाई, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से सवाल है, हिंदी पढ़ लें एक बार। बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद की अवधारणा को कौन सी विशेषताएं स्पष्ट कर रही हैं। ठीक है, देखो बेटा, प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है कि हर एक चीज, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहो, प्रतीत समुत्पाद कहो, या आप कहो चीजों का सापेक्षिक होना, ठीक है, ये पूरा का पूरा सब चीजें कंडीशनल है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंडीशनल एंड रिलेटिव। भाई पहला हमने पकड़ लिया, सोपाधित और सापेक्ष है। चलिए ठीक है। फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन संसारा एंड निर्वाणा, ये भी सही है। करेंगे इस पर चर्चा किसी और, जब जैनिज्म करेंगे रिवाइज तब उसमें बताऊंगा आपको। ऑल appearances have real origination. Appearances are not devoid of ultimate reality. All appearances, dharma, being relative, have no real origination. E correct है, A B E। सभी रूप, सभी तत्व धर्म सापेक्ष हैं, वास्तविक कोई उत्पत्ति नहीं है। अरे भाई वही है ना, दूध फटा दही बनी, पनीर बना, छेना बना, रसगुल्ला बना। मोक्ष और निर्वाण में, मोक्ष और निर्वाण में अंतर है। ठीक है बेटे, क्या उत्तर हो गया बताइए जरा। सी, चलिए सी कर दिया हमने, सी। नेक्स्ट पर आ जाओ, एसर्शन, रीजन, अभिकथन और तर्क। देख लो जरा। इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट promotion of research, development and innovation related to growth of a country, because information is the basic input to the development। किसी देश की सूचना प्रणालियां उसके शोध, विकास, नवाचार से संबंधित वृद्धि को समर्थन प्रदान करती हैं। विकास हेतु सूचना एक बुनियादी निविष्ट है। दोनों सही है, सबसे पहली चीज, और ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है जी। आप देखिए सोशल मीडिया का यूज कितना, यूनिवर्सिटीज ने को अपने पेज बनाने पड़े बच्चों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, और शोध और विकास और नवाचार तो भाई दोनों सही है, और ये उसकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट पर आ जाइए, अगेन फिर से असर्शन एंड रीजन। ठीक, प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस रेफर्स टू द डिसीजंस मेड अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग इंस्ट्रक्शन, बिकॉज प्लानिंग गिव्स ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, इट हेल्प द टीचर। बड़ा पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, लंबे लंबे हैं। नियोजन दिशा की समझ प्रदान करता है, इसके माध्यम से शिक्षक को आत्मविश्वास महसूस होता है और वो विमर्शी निर्णय करते बनने में मदद मिलती है। ठीक है जी। समस्या तो ये है कि सही व्याख्या है कि नहीं है। दोनों सही है, और ये इसकी सही व्याख्या है। कैसे करें, सिर्फ एक क्योंकि लगा के देखो। तर्क अगर एकदम बिना इफ एंड बट के, बिना किसी लाग लपेट के सही चल रहा है तो एकदम सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ, टेस्ट विद लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स हैव हायर रिलायबिलिटी, ये तुम्हारे कई बार आया हुआ है, नेट में आया हुआ है, यूपीएचएससी में आया हुआ है, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। रीजन दे रहा है, ईच टेस्ट आइटम एड्स टू रिलायबिलिटी। ठीक है, टेस्ट विद लार्जर नंबर होते हैं, रिलायबल होते हैं,
लेकिन क्या प्रत्येक परीक्षण पद विश्वसनीयता को बढ़ाता जाएगा? ऐसे तो 1,01,000 अगर सवाल हो तो वो तो टेस्ट बहुत रिलायबल होना चाहिए। ठीक है जी, क्रॉनबैक अल्फा हो, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी हो, कोडर रिचर्डसन भी अगर आप लगा रहे हो तो बेटा ये तो सही है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, सिर्फ व्याख्या ही नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट। यही है, हाँ यही है। अगेन assertion, reason. Concurrent validity coefficient are generally higher than predictive validity coefficient. अड़ाएगा बोर्ड आपको इन सवालों पर। This does not mean that test with higher validity coefficient is more suitable for a given purpose. पहले तो दोनों तरीके की समवर्ती वैधता गुणांक और भावी वैधता गुणांक के साथ सामान्यतः उच्च होता है, और इसका अर्थ ये नहीं है। करो जरा पहले दोनों स्टेटमेंट देखो, दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्या? पहला स्टेटमेंट सही है, इसको नोट कर लो कहीं पर कि कॉन्करेंट वैलिडिटी कोफिशिएंट आर हायर देन प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कोफिशिएंट। हमेशा क्वांटिटेटिव कर सकते हैं हम, संख्यात्मक रूप से निकालते हैं इन दोनों को। अच्छा, सबसे मुश्किल किस तरीके की वैधता को कैलकुलेशन करने में आती है? वो है कंस्ट्रक्ट, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नाउ ये तो ज्यादा है ही है, but it does not mean that the test with higher validity coefficient is more suitable. Higher validity, ध्यान से सोचो, validity का मतलब क्या है? जिस चीज को मापा जाए वही मापी जा रही है कि नहीं, है ना? तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ये इसका रीजन है बेटे। बोथ आर ट्रू एंड इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, डन। अब कॉन्करेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी रिवाइज मारनी है आज आपको। ठीक है, डन। नेक्स्ट पर आ जाइए। हाँ जी, assertion और रीजन। द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन is determined by ability to match teaching behavior to the established codes, because in technical approach to reflection propositional knowledge, मुझे खुद 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ये आप भी पढ़िए। विमर्श की गुणवत्ता शिक्षण व्यवहार को स्थापित जो संहिताएं उनसे मिलाने की क्षमता द्वारा निर्धारित होती है, या विमर्शक के लिए तकनीकी उपागम में अभिकथनात्मक ज्ञान पर विमर्श किया जाता है और तत्पश्चात उसे व्यवहार में लागू किया जाता है। यू भी सही है, यू भी सही है, लेकिन अगर मैं क्योंकि लगा के देखूं तो ये स्टेटमेंट इसकी नहीं है, व्याख्या नहीं है भाई। शक तो मुझे यही मतलब है, तो दोनों एक ही चीज, बट बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, डन है बेटा। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है समझिएगा इसको। ठीक है, डन। व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।